एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 11 सेक्रेटरी प्रैक्टिस का लिंक दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। अभी सवाल यह है कि यदि आपको एक कंपनी का मेंबरशिप लेना है तो क्या पॉसिबिलिटीज है और किस प्रकार से लिए जाए। तो यहाँ पे काफी सारे पॉसिबिलिटीज बताए गए, साथ एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला, बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम में दो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, एक होता है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कहा जाता है। मेमोरेंडम में प्राइवेट कंपनी में 2 लोग साइन करेंगे, पब्लिक कंपनी रही तो कम से कम 7 लोग साइन करेंगे, और ओपीसी रहा तो 1 आदमी साइन करेगा। यदि आपने मेमोरेंडम में साइन किया तो आप कंपनी के फर्स्ट मेंबर माने जाएंगे। तो जस्ट आपने साइन किया तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगा, क्योंकि आपके नाम के आगे आप कितने शेयर्स लेने वाले हो उसका मेंशन होगा। तो जैसे ही आपने मेमोरेंडम में साइन किया तो ऑटोमेटिकली आपको मेंबरशिप मिलेगा कंपनी में। ठीक है, ये नंबर 1 था। अभी आपका विचार होगा कि यदि आपने साइन नहीं किया, यदि आपने, सिंस कंपनी बॉम्बे की है, जो लोगों ने साइन किया हम नासिक के, क्या हम मेंबरशिप प्राप्त नहीं कर सकते? द आंसर नहीं, फिर भी आपको मेंबरशिप मिल सकता है। बहुत सारे जरिए हैं। दूसरा, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नाउ 12th में एक चैप्टर है जिसमें, आई थिंक चैप्टर नंबर 3, जिसमें कंसेप्ट है कॉल्ड एज आईपीओ। मैं यहां पे लिख देता हूं, आईपीओ, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। अभी इस पे डिटेल चर्चा नहीं करूंगा, ये तो बहुत टाइम चला जाएगा। सिर्फ इसका मीनिंग समझ लो। मैं एक एग्जांपल दूंगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो कंपनी है, उसके शेयर्स पूरे के पूरे गवर्नमेंट के हैं। उसके शेयर्स पब्लिक में नहीं आए हैं आज तक कभी। लेकिन एलआईसी अपना शेयर्स पब्लिक में लाने वाला है इस साल, जिसको टेक्निकल भाषा में आईपीओ बोलते हैं। पिछले साल जोमेटो ने लाया था, पेटीएम ने लाया था, बर्गर किंग ने लाया था। ठीक है ना? तो आईपीओ जो एलआईसी लाने वाला है, यहां पे पब्लिक है, अपन सब पब्लिक है। हम लोग अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए एलआईसी के पास। आप उसमें जब आईपीओ रहता है तो करीबन 13 से 14 हजार रुपए के कम से कम शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, वो लॉट बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा, सिर्फ इतना समझ लो कि आपने एलआईसी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, क्योंकि एलआईसी ने आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो फुल फॉर्म है, वो पब्लिक में लाया। जैसे 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन लिस्ट खुलता है, वैसे एलआईसी का शेयर्स का लिस्ट खुलेगा, उसको आईपीओ बोलेंगे। आपने जब अप्लाई किया, ठीक है ना, आप कंपनी को अप्लाई करते हैं। जैसे आपको बीओए के कॉलेज का स्टूडेंट बनना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, और यदि उनके मेरिट लिस्ट में आप बैठते हो तो आपको एडमिशन मिलता है, वरना आपको एडमिशन नहीं मिलता। उसी प्रकार से एलआईसी के लिए जब आपने अप्लाई किया, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कभी कभार 1000 शेयर के लिए लोग 50,000 शेयर अप्लाई करते हैं, सबको तो दे नहीं सकते। तो यदि उन्होंने आपको शेयर्स दिया तो टेक्निकल भाषा में वो अलॉटमेंट होता है, तो वो आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट देंगे, और जैसे ही आपको शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ, आप ऑटोमेटिकली कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कैसे होता है? यदि कंपनी ने आईपीओ लाया बाजार में, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि भाई हम शेयर्स इश्यू कर रहे हैं पब्लिक में, इट कैन ऑल्सो बी अ प्राइवेट प्लेसमेंट, कि सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल को ही दिया जाए कि भाई तुम शेयर्स खरीदो। ठीक है ना? तो
आप लोग ने जब अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया कंपनी को, तो आप शेयर होल्डर या मेंबर नहीं बनते हैं, आप सिर्फ एप्लीकेंट होते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन बीवाईके कॉलेज के लिए अप्लाई किया तो आप स्टूडेंट नहीं बने बीवाईके कॉलेज। यदि बीवाईके के क्राइटेरिया में आप बैठते हो तो आप स्टूडेंट बनोगे, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप पे करोगे तब जाकर आप स्टूडेंट बनोगे। उसी प्रकार से जो आपने एप्लीकेशन मनी पे किया है, जब पे करोगे एलआईसी के लिए, एलआईसी का जो अलॉटमेंट कमिटी होगा वो बेस्ड ऑन अ गिवन फॉर्मूला यदि बैठता है आपका और आपको शेयर्स अलॉट किए, अलॉट मतलब शेयर्स देना, यदि उन्होंने आपको शेयर्स दिए तो फिर आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाओगे। क्या सबको ये समझ में आया? मेरे बेटा शॉर्ट में बताया, डिटेल्स 12th में है। सबको समझ में आया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्या होता है? यस सर। ओके। तीसरा, बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। अभी मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास दो नंबर्स हैं, आजकल सबके पास एक बैंक का अलग रहता है, पब्लिक का अलग रहता है। मेरा एक नंबर में व्हाट्सएप नहीं है, तो मुझे बताओ क्या मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज मेरे दूसरे नंबर से भेज पाऊंगा? यस और नो? भेज पाऊंगा मैं? द आंसर इज नो। नो सर। नो, क्योंकि मेरे पास दूसरा नंबर में व्हाट्सएप नहीं है। तो बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म क्या होता है? एक जमाने में शेयर्स कागजी फॉर्म में आता था, ठीक है ना, कागजी फॉर्म में, उसको रीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं, रीमैट। मैं लिख दूं आपके लिए, ये सब 12th के कंसेप्ट है जो इन लोगों ने इधर लाए हैं, फिर भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझेगा नहीं। रीमैट, शॉर्ट में रीमैट। अभी शेयर बाजार को जो कंट्रोल करता है संस्था, उसको सेबी बोलते हैं। सेबी ने कागजी फॉर्म में, जिसको फिजिकल और पेपर फॉर्म बोलते हैं, मैं आपको एक काम करते हैं, बताता हूं वो फिजिकल फॉर्म के शेयर सर्टिफिकेट कैसे होते थे। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, ये बैंक ऑफ इंडिया का शेयर सर्टिफिकेट है, ये कागजी फॉर्म में, क्या आप लोग को दिख रहा है ये? यस और नो? यस सर। ये हर शेयर सर्टिफिकेट का नंबर होता था, यहाँ पे पार्टी का नाम होता था, कितने शेयर्स है वो होते थे। लेकिन ये शेयर सर्टिफिकेट जैसा आपका मार्कशीट है, थोड़ा कलर्ड फॉर्म में होता था, लेकिन ये फट जाना, चोरी होना, गायब हो जाना, डुप्लीकेट किसी ने बना देना, ठीक है ना, गलत आदमी को पहुंच जाना, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होते थे। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। और जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, वैसे शेयर्स का एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट आपको खोलना पड़ता है। उस इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट को डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीमटेरियलाइजेशन, शॉर्ट में उसको बोलते हैं डीमैट। उसी बैंक ऑफ इंडिया का आज आप शेयर्स खरीदोगे तो आपको ये कागजी फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, डीमैट बोलते हैं। आज आपको ये कागजी फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको पूरे तरीके से बैन कर दिया है। अभी कोई भी इंसान को शेयर सर्टिफिकेट कागजी फॉर्म में नहीं मिलता है। अभी उसको कंपलसरी डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे आपको मैंने मैसेज भेजा व्हाट्सएप का, तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज आ जाएगा। वैसे ही जैसे बैंक में अकाउंट होता है, वैसे शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट को डीमैट बोलते हैं। आपने बैंक ऑफ इंडिया के वही 100 शेयर्स खरीदे तो इलेक्ट्रॉनिकली वहां पे आ जाएगा और आपको दिखेगा कि आपके बैंक ऑफ इंडिया के 100 शेयर्स है इलेक्ट्रॉनिकली। और आप बेचोगे तो उसी डीमैट अकाउंट से वो शेयर्स चले जाएंगे। आप खरीदते हो तो डीमैट में आता है और बेचते हो तो चला जाता है। यहाँ पे बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म बताता है कि आपने शेयर्स खरीदा है और आपके डीमैट अकाउंट में आ गया है, ठीक है। चौथा, बाय ट्रांसफर। ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि आपको शेयर्स खरीदना है, बेचना है, नवी कंपनी जो होती है वो आईपीओ लाती है। नवी कंपनी क्या लाती है? आईपीओ। जैसे एलआईसी के शेयर्स शेयर बाजार में नहीं बिकते हैं, क्योंकि उसने अभी तक इनिशियल पब्लिक ऑफर पब्लिक में लाया ही नहीं है। लेकिन पुरानी कंपनी जो होती है, जैसे कि रिलायंस, ये सबके शेयर्स शेयर बाजार में है, क्योंकि रिलायंस का आईपीओ बहुत पहले हो चुका है। तो रिलायंस के शेयर्स
स्टॉक एक्सचेंज या तो शेयर मार्केट में बिकता है। तो आपको मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ठीक है, और आपने बी से शेयर्स खरीदा ए से, तो ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना। बी ने ए को शेयर्स दिया, ए ने बी को पैसा दिया, तो बी का जो मेंबर था वो कैंसिल हो जाएगा, ए मेंबर रहेगा, क्योंकि ए के डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे जो उसने रिलायंस का खरीदा है। सो बाय ट्रांसफर मतलब यदि बी ए को शेयर बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो ए बी को पैसा देगा और बी ए को शेयर्स देंगे, सब इलेक्ट्रॉनिकली ये ट्रांजेक्शन होगा। तो यदि आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो रजिस्टर्ड है, अब रजिस्टर्ड कैसे पता चलता है? हर एक कंपनी के हेड ऑफिस में एक रजिस्टर ऑफ मेंबर रहता है, जो कि कंपलसरी कंपनी को हेड ऑफिस में, जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं, वहां पे रखना होता है। उस रजिस्टर्ड ऑफिस में आपका नाम रहेगा। यदि आपका नाम नहीं है और आप किसी से शेयर्स खरीदते हो, तो उसका नाम हट जाएगा और आपका नाम आ जाएगा। तो आप मतलब शेयर्स ट्रांसफर हो गया, उससे आपको आ गया, तो आपका नाम ट्रांसफर हो गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो आप मेंबर बन जाओगे। वो मेंबर नहीं रहेगा क्योंकि उसने शेयर्स बेच दिए। क्या आप लोग यहां तक क्लियर है? यस और नो? yes sir, नेक्स्ट, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, बेटा ये भी 12th में है, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना बताऊंगा कि मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है, मतलब मेंबर है, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर जो कि हेड ऑफिस में लिखा हुआ है, मिस्टर ए 100 शेयर्स। अब मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, ठीक है, कंपनी को पता नहीं है, तो मिसेज ए जो कि नॉमिनी मिस्टर, मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर, पिछले वीडियोस में, कि आप जब भी शेयर्स में डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको नॉमिनी लिखना चाहिए कि इन केस ऑफ माय डेथ मेरे शेयर्स का किसको चले जाएंगे। नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिक वाइफ को जाएगा, बच्चे, माता पिता, और फिर बाकी, ठीक है ना, कायदे से। लेकिन नॉमिनी नहीं लिखा तो बहुत प्रॉब्लम होती है बाकी लोग को, इसलिए कभी भी नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ किसको जाएगा वो लिखना चाहिए। अब मिसेज ए नॉमिनी भी है और ऑटोमेटिक उसकी वाइफ है, तो उसको शेयर जाएगा। तो मिसेज ए को डेथ सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ प्रोबेट और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर, बिकॉज कंपनी को तो पता नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी के पास जाना होगा और बोलना होगा कि मिस्टर ए की डेथ हो गई है, ये शेयर्स मेरे नाम पे किए जाए। तो कंपनी, इफ डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियर है, इन केस ऑफ डेथ, तो वो मिस्टर ए के शेयर्स मिसेज ए के नाम पर कर देंगे, तो मिसेज ए विल बिकम द मेंबर। इसको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। या कोई मेंबर डूब जाता है या पागल हो जाता है तो भी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पॉसिबल है। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको कंपनी को जाकर बोलना पड़ेगा। मानते हैं कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक तब होगा जब आप अप्लाई करोगे, फिर कंपनी उसको ट्रांसफर कर देगी, लेकिन फिर भी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज मिसेस ए, जो कि लीगल हेयर है, ठीक है ना, वंश जिसको बोलते हैं, तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी को कि शेयर्स मेरे नाम पे कर दो। तो मिसेस ए विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। नॉमिनी ऑफ ओपीसी, अभी सीधा हिसाब है कि एक अकेला आदमी है, ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, उसने तो नॉमिनी लिखना ही चाहिए, क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है तो शेयर्स किसको जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक परवीन बॉबी करके एक एक्ट्रेस थी, उसकी डेथ हो गई। उसने सबको, पहले तो लगा कि उसका घर था, करोड़ रुपए के ऊपर का घर था, तो किसको जाएगा, लोगों को समझा नहीं। सडनली 150 रिलेटिव्स आ गए कि हम रिलेटिव है तो घर हमारे नाम पे किया जाए। जब परवीन बॉबी का लॉकर खोला गया तो उसने उसमें विल बनाया था। विल मतलब घर किसको जाएगा उसके डेथ पर, और उसने वो एक चैरिटेबल संस्था को दान कर दिया था। तो 150 के 150 लोग खाली हाथ लौट गए। और इंटरस्टेट विल होता है, INTESTATE, मतलब कि मरते समय किसी ने विल नहीं बनाया तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं कि हम रिश्तेदार हैं, हमको मिलना चाहिए शेयर्स, इसलिए नॉमिनी होना ही चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स कायदा ये बोलता है कि भाई बहन को बाद में, पहले वाइफ बच्चे,
फिर माता पिता, ऐसे ये एक सीक्वेंस है जिसमें दिया जाता है, लेकिन ये लीगल प्रक्रिया को बहुत खर्चा भी होता है। अब मेरा एक दोस्त का एग्जांपल ले लो। मेरे एक दोस्त के फादर एक्सपायर हुए। अब बैंक में उन्होंने नॉमिनी लिखा नहीं था, भूल गए थे लिखना। तो मेरे दोस्त ने बोला उसको पूरा प्रूव करने के लिए कोर्ट में वकील को हायर करना पड़ा, उसका 20,000 रुपए खर्चा हुआ। ये सब नॉमिनी के चक्कर में, क्योंकि बैंक नॉमिनी नहीं तो बैंक आसानी से पैसा देगा नहीं, सब प्रूफ लाना पड़ेगा, एफिडेविट पूरा। उसने बोला उसको परेशान हो गया था वो ये सब में। तो इसलिए नॉमिनी होना चाहिए। तो 1% कंपनी यदि उसकी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी का नाम लिखा है ऑटोमेटिकली वो 1% कंपनी का शेयर होल्डर या मेंबर बन जाएगा। ठीक है ना। तो वापस से मैं एडवाइस करूंगा आपको, आप जब भी बैंक अकाउंट खोलो नॉमिनी जरूर लिखो। आप जब भी शेयर्स में अकाउंट खोलो नॉमिनी जरूर लिखो, कि इनकेस आपको कुछ हो जाता है तो आपका शेयर्स या पैसा किसको जाए। तो ये नॉमिनेशन बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन रहता है कि किसी का भी नाम नहीं लिखो, वो भी चलता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैं हमेशा एडवाइस करता हूं लोगों को कि नॉमिनी जरूर लिखो। ठीक है ना, जिसको आपको शेयर्स बनाने हैं। और याद रखो आप किसी को भी नहीं लिख सकते, आप रिलेटिव्स को लिखोगे। बाहर का आदमी तो प्रूव, वो लोग बोलेंगे कि वाइफ क्यों नहीं। ठीक है ना, ऐसे किसी बाहर के आदमी को आप नॉमिनी नहीं बना सकते। बाय एक्विजिशंस, अभी जैसे मैंने बताया कि एक होता है मेंबर बाय एस्ट्रोपेल, गलती से किसी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया और वो उसने अलाउ किया, मिस्टर ए या मिस्टर बी पकड़ लो, मिस्टर बी का नाम गलती से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया और उसने अलाउ किया, मना नहीं किया कंपनी को कि भाई आपसे गलती हो गई है आप रेक्टिफाई करो, तो ये मेंबर बाय एस्ट्रोपेल होगा। और उस पर लायबिलिटी, जो भी कंपनी की लायबिलिटी है, जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर का लायबिलिटी रहता है वो उस पर भी लागू होगा। नॉर्मल शेयर होल्डर का लायबिलिटी होता है एक शेयर के पीछे 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए पे किया, जो पे करना बाकी है 4 रुपया वो देना पड़ेगा। तो इस पे लायबिलिटी लागू हो जाता है। तो यदि गलती से इसका नंबर, इसका नाम आ जाता है और ये मना नहीं करता तो ये मेंबरशिप इसको मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर के जमाने में आजकल इतना आसानी से गलतियां नहीं होता है। मैंने तो आज तक सुना नहीं है कि कंपनी ने रजिस्टर मेंबर्स में गलती किया है, क्योंकि डायरेक्टली बोलते ना, एक एसबीआई से गलती हुई थी। एक कोई गवर्नमेंट का ट्रांसफर या कुछ था, गलती से एक अकाउंट होल्डर के खाते में कुछ 60,000 करोड़, मैं 60,000 रुपए नहीं बोल रहा हूँ, 60,000 करोड़ गलती से हुआ था ट्रांसफर। आजकल इतने सारे बीच में लॉक्स रहते हैं कि आसानी से होता नहीं है, बट फिर भी हुआ तो जिसका नाम गलती से ट्रांसफर हो गया और वो मना नहीं करता तो वो मेंबर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये 7 पॉइंट्स थे जो कि एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप का था। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी वीडियोस देखने हैं और इस चैप्टर के पिछले वाले और उससे भी पुराने और आगे वाले चैप्टर्स देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया हुआ है 11 सेक्रेटरी प्रैक्टिस का, वहां पे क्लिक करना, आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।